नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन, चीन को फिर दी आर्थिक चोट। चीन, नेपाल और भूटान बॉर्डर, गृह मंत्रालय का अलर्ट, श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद, बॉर्डर से लोगों को हटाना शुरू। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग तेज, सूबे में 16,000 कोविड बेड बढ़ाने के आदेश, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में बढ़ेंगे बेड। रायपुर में साइबर सेल की बड़ी कामयाबी, सर्विलांस सेल ने 13 लाख कीमत के 101 मोबाइल फोन पकड़े, 36 मोबाइल मालिकों को सौंपे मोबाइल। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, उजागर खुले कचरे में ढेर में फेंकी गई पीपीई किट, कचरे के ढेर में मासूम बच्चे ढूंढ रहे खाना। खस्ता हाल व्यवस्था की शर्मसार करने वाली तस्वीर, दर्द से कराह रही महिला को चारपाई पर लिटा कर ले गए अस्पताल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र सरकार ने चीन के 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें पबजी, बाइडू ऐप, लॉक, एमवी मास्टर, बाइक रेसिंग, लूडो, ऑल स्टार प्रमुख है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि सरकार को जानकारी मिली है कि बैन की जा रही ऐप्स के चलते भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। सरकार ने कहा है कि हमें इन ऐप्स के संबंध में कई सूत्रों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिली थी कि ये एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पर आधुनिकीकृत रूप से यूजर्स का डाटा भारत के बाहर भेज रही है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा में सेंधमारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इन ऐप्स देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लोकेशन அமைச்சிருக்கேன், நான் வெளில வந்து நிக்கிறேன் பாரு। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें इलाज मुहैया कराने के लिए रायपुर और दुर्ग जिले में कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर जिले में लगभग 10,000 और दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ जिले में 2-2 हजार बिस्तर बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक ऐप भी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस ऐप में हॉस्पिटल में भरे और खाली बिस्तरों की जानकारी हो सकेगी। इससे कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल का चुनाव करने में जानकारी मिल सकेगी। बढ़ती कोरोना बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री का फैसला, कई जिलों के कोविड सेंटरों में बेडों के बढ़ाने के लिए आदेश, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बढ़ाए जाएंगे बेड। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराया गया ऐप, इलाज के लिए अस्पतालों के चयन में होगी आसानी। ऐप से खाली और भरे बिस्तरों की भी हो सकेगी जानकारी। रायपुर में 10,000 बेडों को बनाने के आदेश, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में भी बनेंगे 2-2 हजार बेड। मुख्यमंत्री के अहम फैसले, बढ़ती कोरोना बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री का फैसला। कई जिलों के कोविड सेंटरों में बेडों को बढ़ाने के आदेश। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बढ़ाए जाएंगे बेड। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार कराया ऐप। इलाज के लिए अस्पतालों के चयन में होगी आसानी। ऐप से खाली और भरे बिस्तरों को भी हो सकेगी जानकारी। रायपुर में 10,000 बेडों को बनाने के आदेश। दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में भी बनेंगे 2-2 हजार बेड। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यह कहावत चरितार्थ होती है धमतरी जिले के ग्राम भेंडसर में रहने वाले दिव्यांग बच्चे पर, जिसके जन्म के समय से ही हाथ और पैर नहीं है, फिर भी वह अपने काम पर बखूबी लगा रहता है। दिखाते हैं आपको इस बच्चे के हौसले की उड़ान और दूसरों के लिए नजीर देती तस्वीरों को।
धमतरी जिले के ग्राम भेंटसर में एक ऐसा दिव्यांग बच्चा है जिसका नाम पुष्पेंद्र साहू है। पुष्पेंद्र अभी कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र के जन्म से ही दोनों हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन पुष्पेंद्र ने खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझा। पुष्पेंद्र के दोनों हाथ पैर न होने के बाद भी वह बहुत ही बेहतर ढंग से नहाने धोने, खाना खाने, लिखने का काम और साइकिल और मोबाइल चला लेते हैं। पुष्पेंद्र रोज करीब 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए अपने घर से बठेली स्कूल जाते हैं। दिव्यांग बालक पुष्पेंद्र का कहना है कि हाथ पैर नहीं होने से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन दुनिया में आए हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ। जैसे सुबह उठकर ब्रश घसता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। स्कूल में साइकिल में जाता हूँ। मैं भैंसा से भथरी जाता हूँ पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर। जो स्वस्थ आदमी कर सकता है उसको मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तकलीफ होता है। जो स्वस्थ आदमी सब कुछ कर लेता है, जैसे खाना खा लेता है, साइकिल चला लेता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। पुष्पेंद्र के पिता का कहना है कि पुष्पेंद्र का बचपन से ही पढ़ाई की तरफ रुझान था। पुष्पेंद्र 9वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वे अब 10वीं में हैं। पिता वीरेश्वर को अपने बेटे पर गर्व है और अपने निजी और अन्य कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वहीं पुष्पेंद्र के हुनर को देखकर गांव के लोग भी तारीफ करने से नहीं थकते। उनका कहना है कि समाज को पुष्पेंद्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। पुष्पेंद्र बिना हाथ पैर के भी अपने आप को कहीं भी असहज महसूस नहीं करते। जोन स्वस्थ आदमी, नॉर्मल आदमी है, जोन काम कर सकते वो काम पुष्पेंद्र कर सकते। वो सुबह अपन उठते, ब्रश करते, नहाते, नल में नहा लेते घर में, नहीं फिर तालाब से नहा का जाते, और वो नहा खोर के तैयार होके स्कूल जाते। स्कूल में अपन पढ़ाई करते, लिख लेते, मोबाइल भी चलाते, साइकिल भी चलाते। दोनों हाथ और पैर न होने के बावजूद कभी हताश न होने वाले पुष्पेंद्र भले ही घर वालों को गर्व हो, लेकिन इसके साथ ही पुष्पेंद्र के आसपास रहने वाले और रिश्तेदारों को भी उन पर नाज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा युवा रोजगार यात्रा और अक्षय मित्र बनाने की योजना के तहत मुंगेली जिले के तीनों ब्लॉक में क्रमशः लोरमी, मुंगेली, पथरिया में जरूरी बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में पार्टी के प्रदेश सचिव और सेंट्रल जोन के प्रभारी उत्तम जायसवाल, प्रदेश सह संयोजक प्रफुल्ल बैस, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु चंद्रा, विधानसभा प्रभारी ईश्वर चंदेल ने प्रदेश सरकार की रोजगार नीति पर जमकर हमला बोला। पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार कोरोना महामारी को रोकने में सक्षम नहीं है। आज का जो बैठक है ये ऑक्सीमीटर को लेकर था और साथ साथ युवा रोजगार आंदोलन को लेकर है। प्रदेश में सरकार क्या कर रही है, युवाओं को रोजगार के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी एक आंदोलन करेगी और ऑक्सीमीटर को लेकर के जन जन तक जाएंगे और वहाँ कौन सा लोग संक्रमित है और किसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, ये ऑक्सीमीटर के माध्यम से चेक करके बताएंगे। भाटापारा में कांग्रेस कार्यकर्ता मनमोहन कुर्रे की अगुवाई में 7 बिंदु मांगों को लेकर धरने में बैठे सैकड़ों युवा कांग्रेसी शराब, ओवररेट शराब दुकानों में स्थानीय लोगों को नौकरी, दुकानों की सीसीटीवी कैमरा सही करें, कई सालों से जमे अधिकारियों को तबादला, दुकान संचालकों की गुंडागर्दी, फर्जी एफआईआर जैसे कई मुद्दों को लेकर भाटापारा शराब दुकान के सामने बैठे। उनका कहना है कि मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की जाएगी। आबकारी विभाग और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगातार यहाँ लूट खसोट, गुंडागर्दी, ओवररेट करने के कारण इस क्षेत्र के आसपास का पूरा माहौल ख़राब है और लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही थी। दूसरा, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इन विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के
सांठगांठ से यहाँ फर्जी दस्तावेज जमा करके बाहरी लोग अलग नौकरी कर रहे हैं, तो जिससे स्थानीय लोगों में अलग आक्रोश है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वैसे सारे पीड़ित प्रताड़ित लोगों ने हमारे सारे कार्यकर्ता भाई लोग के पास लगातार गुहार लगाते रहे। कोरोना संक्रमण के इस मुसीबत के दौर में भी कुछ लोग अपनों के साथ ही लूटपाट कर रहे हैं, लूट घसोट करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय का है, जहां पदस्थ लिपिक दीपक यादव के द्वारा अपने ही विभाग में पदस्थ परिचालक फूल साय यादव से जीपीएफ फंड की 1 लाख रुपए निकालने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मालखरोदा तहसील के पशु चिकित्सालय में पदस्थ परिचालक फूल साय की पत्नी की तबीयत खराब है और वह उससे इलाज के लिए अपने जीपीएफ की राशि से 1 लाख निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय में पदस्थ लिपिक दीपक यादव के द्वारा राशि निकालने के नाम पर 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने फूलसाय को केमिकल लगे 2500 रुपए दिए, जिसे लिपिक दीपक यादव के द्वारा लिया गया। मौके पर मौजूद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तबीयत खराब रही से तो मैं पार्ट फाइनल निकाले बा 1 लाख भरे हैं फार्म जीपीएफ निकाले बा तो मोर करे घूस मांगत रही से हम नहीं भी करत रही से तो मैं जाके बिलासपुर में एंटी करप्शन में शिकायत करी। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर को शिकायत मिली थी मालखरोदा में पशु चिकित्सा सेवा का जो ऑफिस है उसमें परिचारक के तौर पे फूल साय यादव पदस्थ है। उसने अपने पार्ट फाइनल पत्नी के इलाज के लिए पार्ट फाइनल के लिए आवेदन किया था, तो उसी पार्ट फाइनल को सैंक्शन करने के लिए उससे 5,000 रुपये की मांग कर रहा था दीपक यादव करके, जो कि उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा आपका जांजगीर पदस्थ। तो शिकायत मिलने पर उसका सत्यापन कराया, सत्यापन में सही पाए जाने पे और एसीबी टीम के द्वारा जो है उसको रंगे हाथ 2,500 रुपये रिश्वत के रूप में पकड़ा गया। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित सिंघाली खदान के प्रबंधकों द्वारा गांव के गरीब किसानों को दिए गए अपने आश्वासन एवं वायदों के प्रति काफी उदासीनता देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले खदान में कुछ ही दूर ग्राम अमरपुर में पोर्टेबल बनी थी, उस पर एसईसीएल प्रबंधक गांव के लोगों, विधायक, तहसीलदार इन सब के सामने बहुत से फायदे लिखित और मौखिक किए गए थे, जिसके कारण वहां रह रहे गरीब किसानों के घरों में पड़ रही बड़ी बड़ी दरारें, जमीन धंसान एवं स्कूलों में खोदे गए बोर भी जमीन में ऐसे भूमिगत हो रहे हैं मानो कुएं से पानी निकलना। इन सब बातों को गरीब किसान एवं वहां रहने वाले लोग एसईसीएल प्रबंधन को कई बार अपने दुखों का लिखित और मौखिक रूप से बयां कर चुके हैं, मगर एसईसीएल प्रबंधन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। थोड़ी और ज्यादा दिन चलेगा, 6 महीना चलेगा। कि रात को 10 बजे के आसपास की घटना घटी थी। उस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन अंततः माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष निम्न बातों पर समझौता हुआ था, जिसके तहत उस पूरे एरिया को जो रेड जोन के अंतर्गत आता है उसको इंडिकेट करके बताना था, और दूसरी बात कितने जो नुकसान हुए हैं इस माइंस के माध्यम से, तो उन सारी चीज़ों का सर्वे करके दिया जाना था तत्काल सप्ताह भर के अंदर। तो इन बातों को रखते हुए हमने उस पॉट होल को ढकने का लिए सहमति बनी। रायगढ़ में पिछले 2 महीनों में साइबर सेल ने 13,36,000 कीमत के 101 नए मोबाइल बरामद किए हैं। कोरोना काल में रायगढ़ पुलिस बेसिक और सामुदायिक पुलिसिंग पर एक समान कार्य कर रही है। थानों में दर्ज अपराधों, शिकायतों के निराकरण के साथ ही कोरोना के समय से रायगढ़ पुलिस जरूरतमंदों की मदद में तत्पर रही। बता दें कि साइबर टीम द्वारा पहले से ही ऐसे गुम मोबाइलों को सर्विलांस में रखा गया था, जिनमें कई ऐसे मोबाइल थे जो लंबे समय से बंद थे, जिनके उपयोग में लाए जाने के बाद ही उनका लोकेशन पता चला। साइबर सेल के सदस्यगण द्वारा 101 मोबाइल कोरियर के माध्यम से मंगवाए गए। रिकवर किए गए मोबाइलों के धारकों को सूचित किया गया है। कोरोना को देखते हुए केवल 36 मोबाइल स्वामी को ऑफिस बुलाया गया था, जिन्हें उनके गुम मोबाइल एसपी संतोष सिंह द्वारा लौटाया गया। हाथियों के दल ने जनकपुर क्षेत्र से चलकर मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक मुख्यालय के किल्हारी परिक्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड पहुंचा। फॉरेस्ट
नाका धीरज कुमार मौर्य ने निवास स्थल से होते हुए गोले मोहल्ला पहुंच हाथियों ने बाड़ियों का मक्का फसल खाए। उसके बाद हाथियों का झुंड अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा के बाड़ी से गुजरते हुए गुलाम मोहम्मद के नीलगिरी प्लांट्स में घुस गया। थोड़ी देर ठहरकर खेतों की फसलों को रौंदते दिया। आपको बता दें कि गजराज हाथियों के द्वारा धान की खेती का भी नुकसान किया गया है। बालोद नगर के शिकारी पारा क्षेत्र के नगरवासी इन दिनों तालाब की गंदगी और उससे निकलने वाले बदबू से खासे परेशान हैं। मोहल्ले वालों का कहना है कि यहां मलेरिया तो आम बात हो गई है। नगरपालिका की नींद कब खुलेगी जब हम किसी बड़ी महामारी से ग्रसित होकर मरने लगेंगे। जिम्मेदार लोगों को मामले से अवगत कराने के बाद भी इस विषय पर किसी तरह की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बालोद नगर के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के नगरवासी इन दिनों तालाब की गंदगी और उससे निकलने वाली बदबू से काफी परेशान हैं। मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ मलेरिया तो आम बात हो गई है। नगर पालिका की नींद कब खुलेगी जब हम किसी बड़ी महामारी से ग्रसित होकर मरने लगेंगे। जिम्मेदार लोगों को मामले से अवगत कराने के बाद इस विषय पर किसी तरीके की कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हम लोग दिन पे दिन परेशान होते जा रहे हैं। शिकारीपाड़ा क्षेत्र के बस्ती के बीचों बीच जो तालाब स्थापित है, जिसमें से एक तालाब निठारी है और एक तालाब निजी है, परंतु यहाँ निस्तार तालाब की स्थिति बेहद दयनीय है। आपको बता दें, शिकारीपाड़ा का ये मोहल्ला शहर का काफी प्राचीन सबसे बड़ा मोहल्ला है। यहाँ पर लगभग 5000 की संख्या में लोग निवास करते हैं, परंतु जिम्मेदार नगर पालिका द्वारा इस मोहल्ले वासियों से भेदभाव किया जाता है। यहाँ पर तालाब में मछलियाँ मरकर पानी में तैर रही हैं और उसके बदबू से रहवासी परेशान हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि गंदगी से बीमारी भी है बहुत ज्यादा, और वो तो इतना ज़्यादा ही खराब हो चुके हैं कि आदमी नहाए पर भी सोचे पड़ते हैं। तो निस्तारित तालाब है, बहुत ही गंभीर समस्या है। यह इतना बदबू आ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है कि महामारी का भी मौका आ सकता है। अभी इतना गंदगी साफ नहीं हो रहा है, पूरा मछली मरा है वहाँ पे, पूरा सारा बदबू आ रहा है। जरा इधर आप जाइए और निरीक्षण कीजिए। इससे बदबू आता है, घर में पूरे घरों में बदबू आता है, चैन से हम लोग बैठ भी नहीं पाते इससे। और सांस ले मतलब कई लोग को सांस लेने में भी तकलीफ होती है इधर, तो उससे पूरा बदबू आता है। सब ऐसे नाक में कपड़ा लगा के बैठे रहते हैं। उल्टी भी हो रहा है, किसी का तबीयत भी खराब होता है, इससे मच्छर हो रहा है और मलेरिया की शिकायत अभी हो ही रही है, उससे मच्छर ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। हाँ, बदबू बहुत ज़्यादा है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और मलेरिया तो आम बात हो गया है यहाँ। और बहुत सारी, जैसे कोरोना से पहले ये इतना बदबू फैल रहा है कि मलेरिया है जो ऐसे मतलब गंभीर समस्या पैदा हो रही है। फिलहाल मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि बारिश के पहले एक बार तालाब की सफाई कराई गई थी, परंतु मुख्य नगर पालिका को ये नहीं पता कि उस तालाब की सफाई हुई थी या नहीं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद यहां त्वरित रूप से कार्रवाई कराते हुए साफ सफाई कराने की बात कही। आप लोगों के माध्यम से अभी मुझे पता चला है कि कुंडी और बरिस तालाब जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसमें अभी गंदगी है। तो इसके लिए हम अपने नगर पालिका की तरफ से सफाई अमले को भेजेंगे और स्पेशल एक अभियान चला करके उसमें हम कार्रवाई करेंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि बारिश के पूर्व जैसा कि हमको शासन प्रशासन से आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अंतर्गत हमने एक राउंड का सभी तालाबों को सफाई करवाया था। कुछ तालाब की सफाई बहुत अच्छे से हुई थी, एक आध दो जगह कुछ छूट गया होगा। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं इसमें गंदगी है, मछलियाँ भी मर जा रही हैं, तो इसको तो हमको त्वरित रूप से कराना पड़ेगा। तो इसमें तात्कालिक रूप से हम एक अभियान के तौर पर नगर पालिका से कर्मचारी भेज के इसको हम करवाएंगे। दरअसल बारिश के बाद से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जिसके चलते अब शिकारीपाड़ा के मोहल्लेवासी भी काफी नाराज हैं।
कहीं साफ सफाई के भाव में उनके क्षेत्र में कोई महामारी अपना पैर न पसार ले। बालोदा से के न्यूज के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां घटघोरा विधानसभा क्षेत्र में बीएसएनएल की स्थिति काफी जर्जर हालत में है। बीएसएनएल में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि जब से हमारे यहां सफाई करने वाली महिला कर्मी की कोरोना के कारण मौत हो गई है, तब से देखरेख एवं सफाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑफिस की स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन इसको केंद्र और राज्य दोनों को सहायता का अभाव मुख्य रूप से जरूरत है। वहीं बीएसएनएल सरकारी होते हुए भी प्राइवेट कंपनियों की दौड़ में काफी पीछे नजर आता है। सरकार को चाहिए कि उसको भी कम से कम बराबर स्थिति में लाए, जिससे लोगों को और भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जैसा भरोसा हो सके। उसी प्रकार इस कंपनियों के प्रति भी ग्राहकों को जागरूक किया जाए। हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा की, जहां मछली पकड़ने गए अधेड़ की मौत की बात सामने आई है। बिहार निवासी शिव कुमार शर्मा, पिता सुदामा शर्मा, उम्र 23 साल, जो कि मामूली रूप से बिहार के शिवांग ग्राम चांदपुर का रहने वाला है, बीते 3 सालों से जांजगीर चांपा के तहत थाना शिवरी नारायण के केरा रोड में स्थित राइस मिल के सामने अपने परिवार के साथ रहता था और गाड़ी पट्टा बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। दरअसल मृतक शिव कुमार, जो कि आज दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर से मछली पकड़ने के लिए अपने घर के सामने स्थित डबरी में गया था, जहां मछली पकड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई। इनका हाल मुकाम लखू राइस मिल, यहाँ काम करते हैं। इनका एक चचेरा भाई शिव कुमार शर्मा, उम्र करीब 23 वर्ष का था, जो कुम्हार डबरी में पानी में मछली मारने के लिए गया हुआ था। किंतु करीबन 2 बजे के आसपास तक घर खाना खाने नहीं गया, जिससे इन लोगों ने तलाश करने पहुंचे तो ट्यूब बाहर तैर रही थी, जाल पड़ा हुआ था, उसका मोबाइल और कपड़ा भी बाहर पड़ा था। तब इनको आशंका हुई कि डूब गया है पानी में। देश आधुनिकीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर भी देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी मूलभूत जरूरी चीजों की कमी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जशपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 वर्ष भले हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं।
ऐसा ही एक मामला आज तंबाक छार के जबला गांव से आया है। यहाँ सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सड़क नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें 4 किलोमीटर बस चले 108 के फोन कर रहे? हाँ क्या करल रही तो का कहीं 108 वाले तो घरे वाले नहीं ढुके सकीस। ऐसा हाँ। तो निजी गाड़ी है भेजो था? हाँ निजी मोरे किराया है ले। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसव से पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए मेहतारी एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोग स्टेशन पर देर से पहुंचते हैं, जिससे ये ट्रेन छूट जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि पोटा पानी और सोनईपुर के बीच 5 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए अधिकारियों और नेताओं से कई बार शिकायत की गई। गाड़ी हमारे गाँव में नहीं घुसत है, पुलिया नहीं है, 2 पुलिया नहीं है, इसमें कच्ची रोड है ले। अब हमके तो मेन रोड तक पहुंचा के पड़ी तंबाकू छार। बीमार तो गर्भवती महिला रही, आज की क्रुएक लगिन हमें ले जाता हम। कहाँ लाई हो? कुनकुरी हॉस्पिटल होलीगार्ड में। तो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है, वो जो तंबाकू छार और जबला वाले रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सड़क को नहीं बनवाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सड़क नहीं बनेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।